दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों बचपन में अपने स्कूल के दिनों में एक क्रिकेट टेस्ट मैच देखा था। भारत बनाम पाकिस्तान का चेन्नई टेस्ट। आखिरी 5 रनों में 5 विकेट गिरने की वजह से भारत की टीम जीती हुई बाजी हारने वाला बाजीगर बन गई थी। लेकिन आज 2024 में जब हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की चर्चा कि जीती हुई बाजी हारने वाला बाजीगर, क्या यह टैग अब कांग्रेस पार्टी के साथ चस्पा हो गया है? और यदि कांग्रेस पार्टी के साथ यह टैग चस्पा हो गया है तो इसके पीछे जिम्मेदार फैक्टर कौन है? दरअसल कांग्रेस पार्टी अब इस अवस्था में है, इस हालात में पहुंची हुई है जिसके लिए किसी एक व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण कर कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कांग्रेस पार्टी की अपनी समस्याएं हैं, कांग्रेस पार्टी की नीतिगत समस्याएं हैं, कांग्रेस पार्टी के अप्रोच की समस्या है, कांग्रेस के संगठन की समस्या है और इन सब से आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की भी समस्या है। आखिर वो कौन सा कारण है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर कच्छ तक जिस पार्टी के फुटप्रिंट्स हों, वो पार्टी 3 लोकसभा चुनाव से 3 अंकों में पहुंचने की मोहताज बनी हुई है। 3 अंकों में पहुंच नहीं पा रही है, कभी 44 तो कभी 52 तो कभी 99 पे अटक रही है। उन राज्यों में भी नहीं जीत पा रही जिन राज्यों में वो सत्तारूढ़ है। और बात यदि राज्यों की करें तो जहां भी कांग्रेस बनाम भाजपा का मुकाबला हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर निश्चिंत हो जा रही है कि विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ही जीतेगी। गलती से कांग्रेस पार्टी जीत भी गई तो लोकसभा की बाजी भाजपा के हाथ ही आ जाएगी उस राज्य से। दरअसल हालात कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो नहीं बनते दिख रहे हैं, उसके पीछे के हालात पर गौर करें तो संगठन को हीला हवाली से चलाने की कोशिश, जनता के मुद्दों से कार्यकर्ताओं के न जुड़ पाने की एक पूरी की पूरी कवायद, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो कांग्रेसियों का हमेशा उसी तरह से उसी अप्रोच के साथ व्यवहार करने का तरीका जो 50 और 60 के दशक में सत्ता में रहते हुए भी नहीं था, आज वो रवैया है। कांग्रेस का एरोगेंस कम नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी के संगठन को चलाने वाले लोग खुद को किसी अवतार से कम नहीं समझते। लेकिन इस तरह की बातें अगर हम करें तो लोग कहेंगे कि इन पत्रकारों की कोई व्यक्तिगत समस्या है। दरअसल आलोचना को आज के दौर में जब भक्त बनाने का दौर चल रहा है, कोई किसी का भक्त हो गया है, कोई किसी का भक्त हो गया है, कोई नरेंद्र मोदी का भक्त है तो कोई राहुल गांधी का भक्त है, कोई खड़गे का भक्त है तो कोई अखिलेश यादव का भक्त है, कोई उद्धव ठाकरे का भक्त है तो कोई शरद पवार का भक्त है, कोई लालू यादव का भक्त है तो कोई नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का भक्त है। तो भक्तों के इस दौर में अगर आप किसी की सकारात्मक आलोचना करते हैं तो इस बात की पूरी गुंजाइश है कि लोग उसे दूसरा रूप देकर देखने की कोशिश करें। लेकिन हमारा काम आलोचना करना है, हमारा काम सकारात्मक आलोचना करना है। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं, इस देश की रगों में, इस देश की धमनियों में बहने वाली एक ऐसी संस्था है जिसे लोग लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर देखते रहे। लिहाजा इस कांग्रेस पार्टी पर सिर्फ कांग्रेसियों का अधिकार नहीं है, इस कांग्रेस पार्टी पर इस देश की जनता का भी अधिकार है। और जनता के बीच भी ये विलाप की स्थिति बन रही है कि कांग्रेसी अपने आप को पटरी पर नहीं ला पा रहे। आप रेहड़ी पटरी की दुकान पर चले जाएं, आप किसी दफ्तर में चले जाएं, चाहे आम आदमी हो, चाहे मनरेगा मजदूर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, हर जगह आलोचनाओं के केंद्र में कांग्रेस पार्टी इसलिए नहीं है कि वो चुनाव हार रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी आलोचनाओं के केंद्र में है कि कांग्रेस पार्टी जनता की नब्ज को नहीं पहचान रही, इस वजह से हार रही है। जनता का बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट सिलेक्शन में गलती करती है, संगठन दिखाई नहीं देता,
चुनाव कहीं और लड़ रहा है, कोई संगठन कहीं और काम करता हुआ दिख रहा है। सत्ता को एक कन्वेयर बेल्ट की तरह समझने की कोशिश कि घूम फिर कर तो आ ही जाएगी, ये अप्रोच 90 के दशक में, इस सदी के पहले दशक में 2004 में ये सब हो गया। अब जमाना उससे आगे निकल गया और इस बदले हुए जमाने में कांग्रेस पार्टी के फेलियर के कारणों को आप देखने की कोशिश करें, कई सारे कारण दिखाई देंगे। राज्य स्तर पर छत्रपों को खत्म करना कांग्रेस ने कब शुरू किया? इंदिरा गांधी के जमाने में। वो रवायत आज भी चल रही है। जिन्हें छत्र बनाया जाता है वो सिर्फ अपने राज्य की विधानसभा सीटों को बचाए रखने और जीतने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाकर? 2019 में राजस्थान की सत्ता कांग्रेस के पास थी। गहलोत साहब के बेटे भी लोकसभा चुनाव हार गए और 25-0 से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी। सभी लोकसभा सीटें राजस्थान में हार गई थी। क्या हुआ था मध्य प्रदेश में 2019 में ही? सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। उनके बेटे को छोड़कर कोई दूसरा कांग्रेसी मध्य प्रदेश से लोकसभा नहीं पहुंचा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में? 4-0 से हारी है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। क्या हुआ है? 28 में 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। 2 उसके सहयोगी जीत कर आए हैं और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 8 सीटों पर सिमट गई है। यही स्थिति तेलंगाना में है, जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा सीटों का मुकाबला बराबरी पर छूटा है। हरियाणा में जहां माहौल था, लोकसभा में बराबरी पर मुकाबला छूटा और विधानसभा में भाजपा बाजी मार ले गई। आखिर कांग्रेस बनाम भाजपा की इस लड़ाई में गुजरात में लगातार नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। उनका गृह राज्य है, तो कई लोग कह सकते हैं कि गुजराती अस्मिता का प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन यह अस्मिता का प्रश्न उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं खड़ा होता, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, वो जीतते हैं? कारण क्या है कांग्रेस पार्टी के पिछड़ने का? दरअसल 1990 के बाद इस देश की राजनीति बदली। हम उन तथ्यों की चर्चा आज नहीं करेंगे कि साहबानो मामले पर यह भूल हुई, अयोध्या मामले पर यह भूल हुई और नई आर्थिक नीतियों के आने के बाद, राव मनमोहन मॉडल के बाद कांग्रेस जनता से कटती चली गई। उन पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इन चर्चाओं पर, इन बातों पर चर्चा करने से कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना। कांग्रेस पार्टी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मंडल कमीशन के बाद के दौर में जब राजनीति समीकरणों पर आधारित हो गई, कांग्रेस पार्टी पुराने ढर्रे पर चल रही थी। और जब मंडल कमीशन भी फ्रेगमेंटेशन के कारण, टूट के कारण, ओबीसी वोट बैंक भी कई भागों में टूटता हुआ जा रहा है, हर जातियों के नेता पैदा हो रहे हैं, तब राहुल गांधी जाति गणना और जिसकी जितनी संख्या भारी की बात कर रहे हैं। यह एक बड़ा कारण है कि जागी तो कांग्रेस देर से, और जो राजनीति 90 के दशक में हो सकती थी, अब उस राजनीति में टूटन आ चुकी है। वो राजनीति बिखर गई है अलग अलग समुदायों के चेहरों के साथ। तो अब कांग्रेस पार्टी मंडल पॉलिटिक्स कर रही है। इसी मंडल पॉलिटिक्स का नतीजा है कि पत्ते ढंग से नहीं फेंटने के कारण छत्तीसगढ़ का चुनाव कांग्रेस के हाथ से निकल गया। जहां भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, 2 ध्रुव खड़े हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि 2 ध्रुव खड़े होना गलत है, बीजेपी में भी होता है, दूसरे दलों में भी होता है। कहां 2 ध्रुव खड़े नहीं होते, लेकिन चुनावी नतीजा उनके लिए वैसा नहीं होता। कांग्रेस के लिए क्यों ऐसा होता है? आला कमान की पकड़ कमजोर होना। और कई लोग आला कमान का मतलब यह समझते हैं कि डंडा चलाने वाला आला कमान। जी नहीं, आला कमान एक मोटिवेशन के रूप में नहीं है। दिक्कत कहां से हुई? दिक्कत वहां से हुई कि कांग्रेस पार्टी की वोट कैचिंग एबिलिटी खासकर पंडित नेहरू के जमाने के बाद गांधी परिवार पर केंद्रित हो गई थी। पंडित नेहरू के जमाने में नेहरू का व्यक्तित्व तो था ही, उससे भी बड़ा रोल संगठन का था। कांग्रेस के राष्ट्रीय आंदोलन की, आजादी के आंदोलन की विरासत का था। किसानों, मेहनतकश अवाम, मजदूर, सरकारी कर्मचारी, स्टूडेंट्स, इन सब के बीच कांग्रेस की पैठ थी 50 और 60 के दशक में।
1967 से कांग्रेस पार्टी बिखरनी शुरू हुई और व्यक्तिगत करिश्मे पर निर्भर होती चली गई। और व्यक्तिगत करिश्मा किसका? इंदिरा गांधी का। फिर उसके बाद राजीव गांधी का। राजीव गांधी का व्यक्तिगत करिश्मा 84 में काम नहीं आया, इंदिरा गांधी की शहादत काम आई। बिल्कुल चुनाव के मौके पर हुई दुखद घटना काम आई। लेकिन उस पर निर्णायक प्रहार कर दिया विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट के साथ। उसके बाद गांधी परिवार की भूमिका कांग्रेस में बदल गई। जो गांधी परिवार कांग्रेस में एक वोट कैचर की भूमिका निभाता था, मतलब वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले चेहरे की भूमिका निभाता था, वो गांधी परिवार अब कांग्रेस के यूनिफाइंग फैक्टर के रूप में ही सीमित हो गया। यानी कांग्रेस टूट का शिकार न हो, कांग्रेसी एक बने रहे, यहीं तक गांधी परिवार की भूमिका सीमित हो गई। और कैसे सीमित हो गई? तो दरअसल वोटर्स का मिजाज बदल गया, पैटर्न बदल गया। पुराने जमाने में भी सामुदायिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण होते थे, लेकिन 90 के बाद वो ज्यादा गहरे रूप में सामने आ गया और वोटिंग 4 चीजों पर डिपेंड हो गई। 4 चीजों पर मतदाता का मिजाज निर्भर हो गया, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो। वो 4 चीजें कौन सी है? और 4 चीजों में 2 चीजें कांग्रेस पार्टी लैक करती रही है, उनकी कमी उनके सामने आती रही है। तो वो 4 चीजें कौन सी है? नंबर 1, पार्टी के पास क्षेत्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर एक सामाजिक समीकरण को साधने वाला चेहरा होना, जैसे आप मोदी योगी के चेहरे के रूप में देखते हैं। नंबर 2, एक मजबूत समीकरण का अस्थायी रूप से पार्टी के साथ जुड़े रहना। जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समीकरण काफी मजबूत हुआ करता था। गुजरात में खाम समीकरण काफी मजबूत हुआ करता था। यूपी, बिहार में अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के लिए एमवाई समीकरण काफी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी का कोई मजबूत सामाजिक समीकरण नहीं है। नंबर 3, मुद्दों के साथ जोड़ने की कोशिश। और मुद्दों के साथ जोड़ने की कोशिश में जो तीसरी शर्त है, वो तीसरी शर्त दरअसल ये है, और तभी प्रभावी हो सकती है जब आपके पास एक मजबूत समीकरण और समीकरणों को साधने वाला चेहरा हो। तो मुद्दा आधारित जो वोट होता है उसे फ्लोटिंग वोट कहते हैं, वो फ्लोटिंग वोट अपने साथ खींच कर ला पाता है। और बात नंबर 4 की करें तो नंबर 4 की दिक्कत घूम फिर कर आती है संगठन और गठबंधन चला पाने में पार्टी की अक्षमता। ये 4 चीजें बड़ी है कांग्रेस के लिए। अब इसको भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टियों से देखने की कोशिश करें, उन तमाम समीकरणों से देखने की कोशिश करें जिन पार्टियों ने 2009 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए, जब अपवाद के तौर पर छोड़ दिया जाए, तो जिन पार्टियों ने लोकसभा में 150 का आंकड़ा पार किया, गठबंधन की सियासत के दौर में 150 का आंकड़ा पार किया, उनके पीछे ये चारों फैक्टर कितने प्रभावी थे, ये देखना बड़ा जरूरी हो जाता है। बात 1989 की करें, वहीं से शुरू करें, जब गठबंधन का दौर शुरू हुआ, तो जो पुराना अजगर समीकरण जनता दल के परिवार का हुआ करता था, जनता पार्टी या जनता दल का, अजगर यानी अहीर, जाट, गुजर, राजपूत समीकरण, जो यूपी, बिहार, राजस्थान वगैरह में प्रभावी था, उस समीकरण में अयोध्या के शिलान्यास और भागलपुर के सांप्रदायिक बवाल ने मुसलमानों को जोड़ा, और फिर उसने एक विनिंग कॉम्बिनेशन बोफोर्स के फ्लोटिंग वोटर्स के साथ मिलकर खड़ा किया। बोफोर्स के मुद्दे के साथ जो फ्लोटिंग वोटर्स जुड़े, उनके साथ मिलकर खड़ा किया। बात 1991 के चुनाव की करें, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सफलता को 2 पहलुओं से देखा जा सकता है। पहला ये कि राजीव गांधी के त्रासद अंत के पहले आधे चुनाव हो चुके थे, दो चरणों के चुनाव, उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक था। और उनके देहांत के बाद के 2 चरणों में जो चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस ने सहानुभूति लहर में जबरदस्त फायदा उठाया, जिसके बूते नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। बात 1996 की करें तो कांग्रेस पार्टी बिखर चुकी थी
और उस बिखरी हुई कांग्रेस पार्टी के वोट तीन तरफ जा रहे थे। मैंने आपको बताया ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम कांग्रेस पार्टी के समीकरण हुआ करते थे, और अजगर समीकरण जनता परिवार का समीकरण हुआ करता था, सोशलिस्टों का समीकरण हुआ करता था। इन दोनों के बीच बीजेपी ने अपने लिए जगह बनाई। कैसे बनाई? दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी के कमजोर पड़ने से मंडल प्रयोग के बाद कांग्रेस कमजोर हुई और ब्राह्मणों ने अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में एक नया चेहरा देख लिया, मंदिर आंदोलन से खुद को जोड़ लिया, दलितों के बीच कांसीराम की पैठ हो गई, बसपा अपनी जगह बनाने लगी, कहीं कहीं रामविलास पासवान ने भी नुकसान पहुंचाया, और मुसलमानों ने 6 दिसंबर 92 की घटना और कांग्रेस के कमजोर पड़ने की स्थिति में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को जो भाजपा से मुकाबला करे उसके साथ जाना पसंद किया। अब जनता दल कैसे बिखरा? तो जनता दल इस रूप में बिखरा कि अजगर समीकरण में जो अहीर थे, अजगर का पूरा फुल फॉर्म कहते थे अहीर, जाट, गुजर और राजपूत। तो जो अहीर थे, मैं हिंदी भाषी भारत की बात कर रहा हूं जहां कांग्रेस बिखरी है, तो जो अहीर यानी यादव वोटर थे वो राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के साथ लामबंद हो गए। जो जाट थे वो कहीं चौटाला परिवार, तो कहीं कुछ दिन के लिए हुडा, तो कहीं अजीत सिंह के साथ, तो कहीं किसी और पार्टी के साथ लामबंद होते चले गए। गुजर नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर बिखर गया, और राजपूत नेतृत्व जो था, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ अजगर समीकरण में मजबूती के साथ बंधा हुआ था, वो मंडल कमीशन से खफा होकर उसने भी मजबूरीवश सही अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा के साथ जाना स्वीकार कर लिया। तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि जनरल कैटेगरी का पूरा वोट भाजपा ने खींचा। नॉन डोमिनेंट ओबीसी का, जो गैर प्रभुत्वशाली ओबीसी समाज है, जिनके हर गांव में 50, 100, 150 वोट होते हैं, उनको के.एन. गोविंदाचार्य की सोशल इंजीनियरिंग ने भाजपा से जोड़कर हिंदुत्व की लाइन पर लाया, और बिखरे हुए विपक्ष के बीच अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में कभी 160 तो कभी 180 के साथ भाजपा सत्ता तक पहुंची। कांग्रेस बिखरती चली गई, लेकिन इन सब के बीच 2004 आ गया, और जब 2004 आपके सामने आया तो 2004 में कांग्रेस पार्टी ने नहीं हराया भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस ने तो अविभाजित आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को हराया था। भारतीय जनता पार्टी का चक्का रोकने का काम लालू यादव और मुलायम सिंह यादव ने मिलकर किया, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के 65 के करीब लोकसभा सीटें जीती, और भारतीय जनता पार्टी का सिराजा बिखर गया यूपी बिहार में, जिससे भारतीय जनता पार्टी केवल 7 सीटों से कांग्रेस से पिछड़ गई। याद रखिए, तब तक मंडल कमीशन आ चुका था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी नेतृत्व नहीं आया था जो हिंदी भाषी वोटर्स को एड्रेस कर सके, एक ऐसा ओबीसी नेतृत्व जो बढ़िया हिंदी भी बोल सके, सीधे सीधे मैसेज से कनेक्ट हो सके। जो प्रयोग लालू यादव के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर हुआ, वो प्रयोग 2014 में जाकर नरेंद्र मोदी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। फर्क कितना था कि एक का स्वरूप क्षेत्रीय था और सेकुलर था जैसे लालू यादव, एक का स्वरूप हिंदुत्ववादी था और राष्ट्रीय था जैसे नरेंद्र मोदी का। एक ही तरह के मैसेज को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए चेहरे इस्तेमाल हुए, और जब राष्ट्रीय स्तर पर गैर प्रभुत्वशाली ओबीसी समाज का चेहरा एस्टेब्लिश हो गया, तब कांग्रेस पार्टी को दिक्कत होने लगी। लेकिन दिक्कत सिर्फ इतने से नहीं थी, हालात तब भी कांग्रेस के पक्ष में थे कि वो 150 सीटें जीत कर लाए। अब यहां एक और बड़ी कमजोरी जो संगठन के अलावा है, सांगठनिक ढांचा के अलावा जो कमजोरी है, वो कमजोरी क्या है? दरअसल 1990 के बाद के किसी भी चुनाव को आप देखें, जिसे चेहरा बनाया जाता है राज्य में या केंद्र में, उस चेहरे के साथ उसकी जातीय अस्मिता और सामुदायिक अस्मिता जुड़ जाती है। वो राजनेता जातीय राजनीति करे या ना करे, लेकिन उसकी बिरादरी के लोग ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से उसके साथ अपनी अस्मिता को जोड़ लेते हैं, और फिर वो इन्फ्लुएंसर का काम करने के लिए, चाहे उनकी भूमिका इन्फ्लुएंसर के तौर पर हो या ना हो, वो निभाने की कोशिश जरूर करते हैं। मसलन वीपी सिंह के दौर में ठाकुरों ने निभाई, अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में ब्राह्मणों ने निभाई, कल्याण सिंह के लिए गैर यादव पिछड़ों ने निभाई, नरेंद्र मोदी के लिए तेली समाज के लोगों ने निभाई, लालू यादव मुलायम सिंह के लिए भी यादवों ने निभाई, नीतीश कुमार के लिए कुर्मी समाज के लोगों ने निभाई।
और जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस की बुनियाद रखने में अग्रणी भूमिका निभा रहे थे, उस वक्त को यदि आप देखें तो बिहार के बाहर भी कुर्मी समुदाय के लोगों में जो जोश था, उसको व्हाट्सएप ग्रुप जितने बन रहे थे, जितने सोशल मीडिया ग्रुप बन रहे थे, फेसबुक ग्रुप बन रहे थे, उसके माध्यम से आसानी से समझा जा सकता है। राहुल गांधी के साथ ऐसी कोई जातीय अस्मिता और जातीय चेतना जुड़ती नहीं है। ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ के साथ ऐसी कोई चेतना जुड़ती नहीं थी। अशोक गहलोत के साथ जुड़ जाती थी, जो विधानसभा चुनाव में उन्हें मदद करती थी कि वो नॉन डोमिनेंट ओबीसी वर्ग के सबसे बड़े चेहरे बन जाते थे विधानसभा चुनाव में। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस समुदाय का वोट अशोक गहलोत लेकर आते थे कांग्रेस के लिए, उसका ज्यादातर हिस्सा नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां चला जाता था, क्योंकि दोनों उसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी गैर प्रभुत्वशाली ओबीसी वर्ग, जो राज्य में अशोक गहलोत के चेहरे पर आकर्षित होता है काफी हद तक, और काफी हद तक केंद्र में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आकर्षित होता है। तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले नेतृत्व के स्तर पर ऐसा चेहरा लाना होगा जो अलग अलग तरह की सामुदायिक चेतना को एड्रेस कर सके। इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा था। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मांग भी की थी कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। और जिस प्रकार से पीडीए का नारा हो या संविधान बचाओ का नारा उत्तर प्रदेश में एक सीमित दायरे में ही सही 5 किलो राशन वाले मोह माया से बाहर निकलकर संविधान बचाओ के नारे पर कुछ हद तक ही सही जुड़ता हुआ नजर आया, वो पूरे देश की दलित चेतना यदि कांग्रेस के साथ जुड़ जाती तो क्या कांग्रेस को 150 सीटों के नीचे कोई रोक सकता था? और क्या भारतीय जनता पार्टी 200 सीटें पहुंचने का सपना भी देख सकती थी? यह कभी नहीं हो सकता था। लेकिन कांग्रेस ने यह नहीं किया। कांग्रेस अभी भी यह उम्मीद करती है कि सत्ता एक कन्वेयर बेल्ट पर है जो घूम फिरकर उसके पास आ ही जाएगी। सत्ता कन्वेयर बेल्ट पर तभी होती है जब आपके पास नेतृत्व के पास कुछ होता है। लोग उसी बैंक में खाता खुलवाने जाते हैं जिस बैंक की माली हालत अच्छी होती है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा होता है। दिवालिया बैंक में कोई खाता खुलवाने नहीं जाता। वोटों के मामले में कांग्रेस पार्टी की स्थिति कम से कम नेतृत्व के सहारे आने वाले वोटों के मामले में एक दिवालिया बैंक की तरह है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने यात्रा की, उस यात्रा को का जितना फायदा मिलना चाहिए था वो ले नहीं पाए। जो भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया पार्टी तब नहीं थी, लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा का भरपूर फायदा लिया। राहुल गांधी की यात्रा का फायदा कर्नाटक में भी उतना नहीं मिला। विदर्भ इलाके में जरूर मिला, और विदर्भ इलाके में इसलिए मिला क्योंकि जो गलती पूरे देश में कांग्रेस कर रही है वही गलती महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का वोट बेहद कम है, लेकिन चेहरा कौन है? देवेंद्र फडणवीस है। वो उस गलती की वजह से और अपनी आर्थिक नीतियों की वजह से महाराष्ट्र में और खासकर विदर्भ इलाके में जो बीजेपी का गढ़ बन गया था, वहां बीजेपी पिछड़ती दिखी। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति वही है, जीत कर हारने वाला बाजीगर। इसलिए मैंने शुरुआत में चेन्नई टेस्ट का जिक्र किया, जनवरी 1999 के चेन्नई टेस्ट का। और वही चेन्नई टेस्ट वाला मिजाज कांग्रेस पार्टी का आज का है। यानी 90 के दशक की जो भारतीय क्रिकेट टीम थी, जीत के करीब पहुंचते पहुंचते अजय जडेजा और रोबिन सिंह कोशिश करते थे, अंत में पता चला भारतीय टीम 20 रन से हार गई। वही स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, 99 के फेर में फंस रही है। अब इसका निदान कांग्रेस पार्टी कैसे निकालेगी, संगठन को कैसे दुरुस्त करेगी, नेतृत्व के स्तर पर प्रेरणादायी नेतृत्व राज्य और केंद्र में कैसे बनाएगी, और फियर फैक्टर से कैसे दूर होगी, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के आईने में भारत की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका को समझना होगा। अन्यथा इस देश की जनता कांग्रेस को वोट तो देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने अप्रोच से उन वोटों को दूर कर रही है। सबको अच्छा लगता है कि राहुल गांधी, सब कहते हैं राहुल गांधी बड़े भले नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। तो क्या कोई 60 और 70 और 80 के दशक में कोई कहता था क्या कि अटल बिहारी वाजपेयी खराब नेता है? तब भी लोग कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे नेता है, लेकिन वोट कहां कोई देता था अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी को, जनसंख्या बीजेपी को। वोट तब मिला जब भारतीय जनता पार्टी एक ताकत के रूप में सामने आई।
तब तो ब्राह्मण समुदाय भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भाजपा को वोट नहीं देता था। वो तब वोट देना शुरू किया जब उनके पास विकल्प नहीं था। तो ये स्थितियां कांग्रेस पार्टी कैसे पैदा करेगी, खासकर उन परिस्थितियों में जहां बीजेपी की तुलना में कांग्रेस के पास बहुत एडवांटेज है, बहुत सारे लाभ है। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि 14-15% का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जो इस आधार पर ही वोट करता है कि भारतीय जनता पार्टी को उसे हरा देना है, वो वोट एक तरीके से मुफ्त में कांग्रेस पार्टी या उसके गठबंधन को मिलता है। यानी वहां से तो आप शुरू करते हैं, तब भी आप पिछड़ जा रहे हैं। जो 0 से शुरू कर रहा है वो नहीं पिछड़ रहा, लेकिन जो 14-15% से शुरू कर रहा है वो पिछड़ जा रहा है। और उसके बाद रणनीति बनाने वाले लोग, ड्राइंग रूम में बैठने वाले लोग क्या करते हैं? सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, ये वो फलाना ढिमकाना, 10 तरह की चीजें कर। उसके बाद हार के बाद समीक्षा के लिए कमेटी बनेगी, रिपोर्ट देगी, और उस रिपोर्ट के आधार पर इनको हटाओ, उनको बनाओ, उनको हटाओ, उनको बनाओ, ये चलता रहेगा। यही कांग्रेस पार्टी है। तो इस अप्रोच के साथ एक पुराने कांग्रेस नेता का वो बयान याद आता है, 20-22 साल पुराना बयान, कि 50 सालों में भी कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती। आज ये हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।